नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चहेते करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए आज हम अपने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फिर से आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हैं। चलिए अगर देखिएगा, पहला हम देखते हैं, इंश्योर टेस्टिंग फॉर मंकी पॉक्स, हेल्थ मिनिस्ट्री टेल्स स्टेट। यानी मंकी पॉक्स जो बीमारी है, जो आपकी मंकी पॉक्स बीमारी है, ये पैर जमा रही है, जैसे आपके कोविड एक समय पे पैर जमा रहा था। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सभी राज्यों को कहा है कि वो मंकी पॉक्स के लिए टेस्टिंग को शुरू कर दें, क्योंकि आपके केरला में एक मंकी पॉक्स का जो है आपका केस मिल चुका है। कहां पे मंकी पॉक्स का केस मिल चुका है? तो केरला में आपके मंकी पॉक्स का केस मिल चुका है। तो ये मीटिंग आपकी जो है हेल्थ सेक्रेटरी यानी स्वास्थ्य सचिव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा ये मीटिंग की गई थी हेल्ड? तो हेल्थ सेक्रेटरी यानी स्वास्थ्य सचिव द्वारा की गई थी, और उनका नाम आपको याद रखना है, राजेश भूषण। राजेश भूषण साहब के द्वारा ये जो है आपकी मीटिंग की गई थी, राजेश भूषण। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत का इस समय पे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं आपके क्या हैं? ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्री आपके हो जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर आपके हो जाएंगे। और बात करें अगर कि मंकी पॉक्स को जो है एक थ्रेट यानी एक घातक बीमारी का निशान या घातक बीमारी बोल दिया गया है। किसके द्वारा बोला गया है? तो देखिएगा, ये आपका WHO द्वारा ये कंफर्म किया गया है। WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो कि आपकी किसी भी बीमारी को वो किस लेवल पे विश्व भर में फैल चुकी है ये बताता है, और कैसी बीमारी, कौन सी घातक बीमारियां हैं इसकी जानकारी देता है। तो इसका जो है कंफर्मेशन आपका मई 2022 में किसके द्वारा किया गया था? मई 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है आपका ये किया गया था। यहां पे इसने जो है एक इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, इवॉल्विंग। इसे क्या बोला? मंकी पॉक्स को क्या बोला है? इवॉल्विंग हेल्थ थ्रेट। इवॉल्विंग हेल्थ थ्रेट यानी समय के साथ जो है स्वास्थ्य जो है आपका इसके लिए घातक होती जा रही है मंकी पॉक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट WHO द्वारा मंकी पॉक्स के लिए दिया गया है। और अगर यहां पे आपसे पूछा जाए वायरस क्या है, तो वायरस भी मंकी पॉक्स ही वायरस का भी नाम हो जाएगा। ये वायरस से होने वाली आपकी बीमारी होगी। साथ में आपको कुछ याद रखना है कि कुछ आपकी वायरसेस, बैक्टीरिया जो बीमारी हमें शरीर में देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? तो याद रखना है आपको, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है आपकी कॉलेरा आपकी किससे होती है? तो याद रखना, आपकी कॉलेरा बीमारी जो है किससे होती है? तो बैक्टीरिया से आपकी कॉलेरा नामक बीमारी आपको हो जाती है। साथ में टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस भी आपकी किससे होने वाली बीमारियां हैं? तो आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। साथ में आपको ध्यान रखना है वायरस से होने वाली बीमारी, एड्स, चिकन पॉक्स, दो याद रख लेंगे आप। वायरस से होने वाली बीमारियां एड्स और चिकन पॉक्स, HIV एड्स जिसे आप बोलते हो। चिकन पॉक्स इज वन ऑफ दैट डिसीज विच इज कॉज्ड बाई वायरस एज वेल। चिकन पॉक्स से होने वाली बीमारी, चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाली बीमारी है। साथ में आपको याद रखना है प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया एक आपकी किससे होने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी आपकी मलेरिया हो जाती है, जो कि आपकी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो द्वारा फैलाया जाता है, जो कि आपकी फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, एनोफिलीज। यहां पे आपको याद रखना है स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग सिकनेस भी आपकी किससे होने वाली बीमारी है? तो मलेरिया से, सॉरी, आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी स्लीपिंग सिकनेस भी हो जाएगी। आपको यहां पे याद रखना है कुछ बीमारियां हेलमिंथ्स से होती हैं, कुछ बीमारियां किससे होती हैं? हेलमिंथ्स से होती हैं। हेलमिंथ्स मतलब कुछ ऐसे आपके वर्म्स या कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, जैसे एस्कारियासिस। एस्कारियासिस एक बीमारी है जिसमें आपका ये एक कीड़े से होने वाली बीमारी है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसे एस्कारियासिस बोलते हैं। साथ में टिटनियासिस और फाइलेरियासिस। टिटनियासिस भी एक आपकी बीमारी है जो कि आपकी हेलमिंथ से होती है। और फाइलेरियासिस भी एक आपकी बीमारी है जो किससे होती है? ये आपकी हेलमिंथ से होती है, वर्म से होती है, यानी आपके कीड़ों से होने वाली बीमारी है। तो बीमारियां किस तरह से हो सकती हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथ यानी वर्म यानी कीड़ों से भी हो सकती हैं। तो 4 तरह से बीमारियां आपके शरीर में पहुंचाई जा सकती हैं, पहुंचती हैं। इन्हें चारों चीजों को हम पैथोजन बोलते हैं। ये चारों चीजें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और वर्म यानी हेलमिंथ्स, ये आपके फूड के सहारे से आपके शरीर में जा सकते हैं, यानी खाने के साथ जा सकते हैं, आपके पानी के साथ यानी वाटर के साथ जा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एयर यानी आपके किससे जा सकती हैं? आपके हवा से आपके शरीर में जा सकती हैं। तो आपकी जो बीमारियां हैं वो आपकी कुछ बीमारी इंसेक्ट के थ्रू जाती हैं, यानी कीड़ों के थ्रू जाती हैं। तो फूड वॉर्न डिसीजेस, वाटर वॉर्न डिसीजेस, एयर वॉर्न डिसीजेस, इंसेक्ट वॉर्न डिसीजेस। जो बीमारी, जो व्यक्ति, जो चीज फैलाती है उसे उसी का वॉर्न डिसीज बोल दिया जाता है। जैसे कि अगर हवा किसी बीमारी को फैलाती है तो एयर वॉर्न डिसीज बोल दिया जाएगा। एयर से, हवा से फैलने वाली बीमारी को एयरबॉर्न डिसीज आपका नाम दे दिया जाएगा। तो ये सारे पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर को डेवलप भी करते हैं। तो आपकी जो मंकी पॉक्स है ये वायरस से होने वाली बीमारी हो जाती है। इसका एक केस हमारा कहां मिला है? भारत में केरला के अंदर मिला है। साथ में ही आपको याद रखना है आपके लगभग 3413 केस अभी तक विश्व भर में मिल चुके हैं। ये डाटा किसने बताया है? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस डाटा को रिलीज किया है। इतने केस आपके विश्व भर में किसके? मंकी पॉक्स के आपको देखने को मिल चुके हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। ईडी अरेस्ट एक्स चीफ ऑफ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपकी जो पुरानी चीफ थी, मुख्य थी, MD थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनको जो है फोन टेपिंग के मामले में क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया है। किसके द्वारा? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। किसके द्वारा? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा जो है आपका गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी है, जो आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है यानी ईडी है, ये कैसे मुकदमे चलाती है, यानी कैसे, किस चीज के लिए काम करती है? तो भारत में कोई भी करप्शन ना हो इसके लिए एंटी करप्शन एजेंसी है। ये करप्शन रोकने के लिए, यानी आपका कोई भी करप्शन भारत भर में ना हो उसके लिए ये जिम्मेदार रहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे आप शुद्ध भाषा में ईडी भी बोल देते हो। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इस संस्था की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। 1 मई को ही विश्व भर में, भारत भर में आपका लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक दिवस 1 मई। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ये भारत भर में कोई भी करप्शन की गतिविधि को रोकने के लिए जिम्मेदार रहती है। और ये किस किस कानून के तहत काम करती है? तो इसमें कानून आपका बहुत बार पूछा जाता है, फेमा, जो कि आपका कब बनाया गया था? फेमा कब बना था? 1999 में आपका ये कानून जो है बन के तैयार हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये किसकी जगह आया था? तो आपका फेरा की जगह आया था, जो कि 1947 में बन के तैयार हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट की जगह क्या आ गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी जो भी गतिविधि होती है विदेशी मुद्रा की भारत
और किसी विदेश से वो गतिविधि इसकी देखरेख में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एंटी करप्शन एजेंसी है, ये आपको अरेस्ट कर लेगी, या आप पे अगर ऐसे कोई आरोप देखते हैं या कोई भी संशय होता है, सस्पिशन होता है, तो ये अपना जो है एक्शन लेती है। तो यहां पे एक तो फेमा एक्ट के तहत ये कार्य करती है और एक इसका एक्ट और है जिसके तहत ये करती है कार्य, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी विदेशी मुद्रा का कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी ये काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये कब आया तो याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया है। कोई भी विदेशी मुद्रा का क्या नहीं होना चाहिए, लॉन्ड्री नहीं होनी चाहिए, यानी विदेशी मुद्रा का कोई भी आपका तस्करी का मामला नहीं होना चाहिए, विदेशी मुद्रा का तस्करी का मामला नहीं होना चाहिए। बात करें कि ये जो एंटी करप्शन एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये किसकी देखरेख में आती है, तो निर्मला सीतारमण जी की देखरेख में जो आती है। ये निर्मला सीतारमण जी कौन है, आपकी निर्मला सीतारमण जी आपकी वित्त मंत्री हो जाती है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये एजेंसी काम करती है। साथ में आपको इसमें एक बात और याद रखनी है कि संजय कुमार मिश्रा साहब जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इस समय एमडी हैं। एमडी कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा साहब आपके क्या हो जाएंगे, कुमार मिश्रा साहब आपके क्या हो जाएंगे, एमडी, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एट द पॉइंट, यानी इस समय संजय कुमार मिश्रा साहब आपके क्या हो जाएंगे, एमडी हो जाएंगे। किसके, आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ हो जाएंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुख्य आपके ईडी के संजय कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। चलिए आगे चलिए। एनएसई आपकी नेशनल स्टॉक एजेंसी है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, एनएसई एक नेशनल स्टॉक एजेंसी है जो कि आपकी मुंबई बेस्ड एजेंसी है। 1992 में, कब, मुंबई में इसकी स्थापना हुई है, और यानी इसका मुख्यालय मुंबई में आपको देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अभी बात करेंगे तो एनएसई के आपके जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो आपके कौन हैं, तो याद रखना विक्रम लिमाये। विक्रम लिमाये जो हैं आपके, विक्रम लिमाये साहब जो है आपके क्या हो जाते हैं, एमडी हो जाते हैं, किसके, एनएसई के, नेशनल स्टॉक एजेंसी के। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज को देखते हैं, और अगली चीज को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, होलसेल प्राइस राइज ईज्ड टू 3 मंथ लो ऑफ 15.2% इन जून, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाली जाती है, WPI को कैलकुलेट किया जाता है, एक होती है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होती है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दो प्राइस इंडेक्सें होती हैं जिनकी वजह से ये जो है कैलकुलेट की जाती है। इनमें देखा जाता है भारत में कितनी जो है महंगाई बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, महंगाई आपकी बढ़ गई है। महंगाई आपकी कितनी बढ़ गई है भारत के अंदर, यानी महंगाई को अगर इकोनॉमी की भाषा में कहेंगे तो इन्फ्लेशन कितनी राइज हो चुकी है, ये WPI और CPI से आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो फूड इन्फ्लेशन सर्ज टू 12.4%, यानी फूड की जो महंगाई खाने पे आ गई है वो लगभग 12.5%, 12.4% आ चुकी है। तो अगर हम बात करेंगे WI और CPI की, तो WI में यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो इंडेक्सें होती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं यानी गुड्स की बात होती है, और अगर CPI की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी आपकी वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों की बात होती है कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों में कितनी ज्यादा पैसे में या कितनी ज्यादा इनके इनकम में बढ़ोतरी हो चुकी है। इनकम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे महंगाई में बढ़ोतरी हो चुकी है। इनकम तो सर्विस करेगा उसे मिलेगी, लेकिन महंगाई में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है, वस्तुओं और सेवाओं में दोनों में, ये CPI से निकालते हैं। और कितनी वस्तुओं में जो है
महंगाई हो चुकी है, ये WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं। यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, WPI का जो डाटा है वो वीकली आपका रिलीज किया जाता है, CPI का डाटा आपका मंथली रिलीज किया जाता है। कैसे रिलीज किया जाता है भाई? मंथली, यानी आपके पर मंथ बेसिस पे, यानी आपके पर मंथ बेसिस पे रिलीज किया जाता है। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें तो जो आपकी WPI है इसे कौन लॉन्च करता है? WPI जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसे रिलीज करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है WPI को। और अगर CPI की बात करेंगे, तो CPI को रिलीज करने वाला कौन है? तो इसे CSO रिलीज करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO इसे रिलीज करता है आपका। तो ये दोनों आपकी प्राइस इंडेक्स हो जाती है। WPI की बात करेंगे तो इसमें कितने आइटम्स आते हैं, इसमें किस किस आइटम की बात की जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं 697, कितने? 697 आइटम्स आते हैं। और CPI की बात करें तो इसमें 299 आइटम्स आते हैं। कितने आइटम्स आते हैं? 299 आइटम्स आपके किस में आ जाते हैं? CPI में आ जाते हैं। और WPI की बात करें तो इसका बेस ईयर क्या है? WPI किस बेस ईयर से संबंधित रहता है? WPI का बेस ईयर क्या है? तो याद रखना 2012, WPI का बेस ईयर 2012 है, जबकि आपके CPI का बेस ईयर 2011-12 है। बेस ईयर क्या होता है? उस बेस में फेयर एंड लवली के प्राइस क्या थे और आज फेयर एंड लवली के प्राइस क्या हैं। तो इन दोनों के प्राइसों में अंतर जो जितना आता है, जितना इन दोनों के प्राइसों में अंतर आता है उतनी ही महंगाई होती है, वही बेस ईयर से कैलकुलेट की जाती है। ये आपका बेस ईयर कितना हो जाएगा? 2011 से लेकर 2012 का बेस ईयर जो है इसमें देखा गया है। तो WPI जो अभी कैलकुलेट हुई है उसमें आपका जो फूड है यानी खाने की चीजें हैं उसमें इन्फ्लेशन जो है देखी गई है बढ़ती हुई। यहां EU कट्स यूरोजोन ग्रोथ एस्टीमेट रेजिस इन्फ्लेशन आउटलुक, यानी इन्फ्लेशन जो जा रही थी वो आपकी 7.6 जाएगी। क्यों इन्फ्लेशन इतनी बढ़ेगी? क्यों ऐसा EU यानी यूरोपियन यूनियन संस्था कह रही है? क्योंकि यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, क्राइसिस आई थी, दिक्कत आई थी, उसकी वजह से इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन कहां पे देखने को मिल जाएगी? हमें यूरोजोन में मिल जाएगी। EU क्या है? एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें कितने कुल मेंबर सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश आपको EU में मिल जाते हैं। इसका मुख्यालय मान लेते हैं हम ब्रुसेल्स में है, लेकिन मुख्यालय कहीं नहीं माना जाता है इसका। ब्रुसेल्स में मुख्यालय मान लेते हैं यूरोपियन यूनियन का, जहां पे इसकी वर्किंग ऑफिस बनी हुई है। यहां पे यूरोपियन यूनियन का कोई भी जो है मुख्यालय नहीं माना जाता है। साथ में याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी यूरोपियन यूनियन की? तो 1 नवंबर 1993 को क्या हो गई थी? इसकी भाई आपकी स्थापना हो गई थी। तो यूरोजोन क्या है? यूरोजोन यूरोपियन यूनियन का ही एक सब पार्ट मान सकते हो। यूरोजोन में कितने देश आते हैं? तो 19 देश आते हैं, लेकिन हमने कल ही आपको बताया था यूरोजोन में एक देश और बढ़ने वाला है जिसका नाम है आपका क्या? जिसका नाम क्या है आपका? क्रोएशिया, और इसमें यूरोजोन में आने वाला है। और यूरोजोन के देशों की करेंसी सबकी यूरो होती है, याद रखना है इसे भी। और साथ में ये यूरोजोन जो संस्था है ये EU की ही एक सब पार्ट रहती है। और यूरोजोन एक कैसी यूनियन है? तो एक मॉनेटरी यूनियन है। कैसी यूनियन है? तो मौद्रिक संघ है ये। कैसी यूनियन है? मॉनेटरी यूनियन है आपकी। कैसी यूनियन है? मॉनेटरी यूनियन है। और यूरोजोन की फॉर्मेशन कब हुई? तो 1999 में। ये एक मौद्रिक संघ है, यानी मौद्रिक संघ है, ठीक है। ये किसका सब पार्ट है? तो यूरोपियन यूनियन का ही सब पार्ट रहता है आपका। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रेस पे चलते हैं और देखते हैं। इंडिया टू गिव लैंड फॉर I2U2 बैक्ड फूड पार्क। तो I2U2 एक संस्था या एक आप कह सकते हैं एक ग्रुप बन चुका है। कितने देशों का? टोटल 4 देशों का। 2 I से मतलब है इसमें इंडिया है और आपका इजराइल है। इजराइल और कौन है आपका? इजराइल के साथ साथ आपका इंडिया है इसमें।
इजराइल के साथ साथ आपका इंडिया है, यानी I2 का मतलब ये हो गया। U2 का मतलब है अमेरिका यानी यूएस, और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी वो आपका यूनाइटेड अरब इमिरात है। तो U2 का मतलब हो गया यूएस और UAE। तो ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, ऐसे मान सकते हैं हम, या ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज बन चुका है। तो इस ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज में फूड पार्क्स फॉर फूड सिक्योरिटी बनाए जा रहे हैं। कुछ फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बनाए जा रहे हैं, सभी को भोजन मिल पाए इसीलिए सिक्योर किया जा रहा है। तो भारत ने कहा है फूड पार्क्स बनाने के लिए भारत में हम I2U2 संस्था के लिए जगह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात यहां पे याद रखनी है आपको। इसमें 4 देश आते हैं साथ में। I2U2 बना किस समझौते के साथ था, यानी किस समझौते की वजह से I2U2 आपकी ये जो ग्रुप ऑफ नेशंस है ये आपकी अस्तित्व में आई? तो याद रखना अब्राहम अकॉर्ड हुआ था किस किस के बीच में? यूनाइटेड अरब इमिरात और इजराइल के बीच में आपका क्या हुआ था? इजराइल के बीच में आपका ये समझौता हुआ था, अब्राहम समझौता, जो कि आपका अक्टूबर 2020 में हाल ही फिलहाल में हुआ था। तभी से ये I2U2 लगभग आपकी उसी की वजह से ये I2U2 संस्था आज आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? इजराइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इजराइल की अगर हम बात करेंगे तो इजराइल की आपकी कैपिटल जेरूसलम हो जाएगी। इजराइल की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगी। जेरूसलम जो है इजराइल की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। साथ में इजराइल की आपसे पूछी जाती है पार्लियामेंट, तो नेसेट इसकी क्या हो जाएगी? इजराइल की आपकी पार्लियामेंट हो जाएगी। और पीएम यानी प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो यार लैपिड आपके यार लैपिड आपके क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री यानी पीएम हो जाएंगे। किसके? इजराइल के आपके पीएम हो जाएंगे। इसके आगे आपको यूनाइटेड अरब इमिरात के बारे में जानने की जरूरत है। इसकी कैपिटल आपकी अबू धाबी हो जाएगी। अबू धाबी कैपिटल हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए इसका सबसे बड़ा शहर तो दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। साथ में आपसे अगर पूछा जाए इजराइल UAE की आपकी करेंसी आपसे पूछी जाती है तो इसकी करेंसी है दिरहम। कहीं कहीं आपको दिरहम में लिखा मिल जाएगा UAE दिरहम। ठीक है, तो दोनों सही हैं इसके उत्तर। ठीक, इतनी बात आपको UAE से याद रखनी है। साथ में यूएस की बात करें तो यूएस का आपको सभी कुछ यानी अमेरिका का सभी कुछ पता है। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। लेकिन याद रखना सबसे बड़ा शहर यूएस का न्यूयॉर्क रहता है। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC रहती है। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट का नाम रहता है, अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम क्या रहता है? कांग्रेस रहता है। ये आपका इंग्लैंड से आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से आजादी मिली थी। किसको? यूएस को आपके आजादी मिली थी। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रेस कटिंग की बात करते हैं हम लोग। यहां पे देखते हैं बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स इन कैनबरा। कैनबरा में आपका क्या होगा? बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स का आयोजन किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है, जो कि कहां पे आयोजन होगा इसका? कैनबरा के अंदर इसका आयोजन आपका देखने को मिलेगा। कौन करा रहा है? तो याद रखना NBA। कौन करा रहा है? तो याद रखना NBA ग्लोबल एकेडमी। कौन? NBA ग्लोबल एकेडमी आपका इसका आयोजन कहां पे करा रही है? तो कैनबरा के अंदर इसका आयोजन कराया जा रहा है। कब से कब होगा? तो 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा कैनबरा के अंदर। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि पिछले वर्ष इसका आयोजन पिछली बार इसका आयोजन 2019 में जापान के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये एक आपकी बास्केटबॉल की प्रतियोगिता रहती है। चलिएगा अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज को यहां पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसी के साथ आपके क्वेश्चन आ गए हैं। और हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द बुक द मैकमोहन लाइन? तो मैकमोहन लाइन नामक किताब किसने इसमें से लॉन्च की है, किसने लिखी है? तो मैकमोहन लाइन की अगर बात करें तो ये चाइना और भारत के बीच में एक लाइन है। चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन है, डिवाइडिंग लाइन है, जिसे मैकमोहन लाइन आप बोलते हैं। मैकमोहन लाइन। तो
कोविंद साहब जी हमारे राष्ट्रपति जी ने की है, या आरिफ मोहम्मद खान साहब यानी हमारे केरला के गवर्नर साहब ने की है, या श्री राजेंद्र विश्वनाथन जी जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के आपके क्या हैं, गवर्नर जी हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो सही उत्तर है। राजेंद्र विश्वनाथन साहब जी ने जो है इसकी लॉन्चिंग की है, यानी इसका आपका क्या किया, विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है द मैक माहोन लाइन। पुस्तक का नाम क्या है, द मैक माहोन लाइन। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो इसके सीएम कौन हो जाएंगे, तो जयराम ठाकुर। इस हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री साहब कौन हो जाएंगे, तो जय राम ठाकुर साहब जो हैं क्या हो जाएंगे, वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जयराम ठाकुर साहब वहां के क्या हो जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहां पे याद रखना है कि आपके हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। 1966 में 1966 में ये आपका यूटी बनाया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल हो जाती है, एक आपकी कैपिटल हो जाती है शिमला, एक आपकी कैपिटल हो जाती है धर्मशाला। 2 कैपिटल आपकी हिमाचल प्रदेश की हो जाती हैं, शिमला और धर्मशाला 2 कैपिटल हो जाती है। यहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है जो आपसे पूछी जा सकती है, लाहौली भाषा कहां फेमस है, तो याद रखना, यू हैव टू कीप इन माइंड, हिमाचल प्रदेश में ये आपकी भाषा बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेट्स मंथन। मंथन का किसके द्वारा इनॉग्रेशन, यानी इस कल्याण संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है, ट्राइबल वेलफेयर सिंपोजियम है ये जो पालघर में हुआ है। तो श्री विजय शांपला साहब, अर्जुन मुंडा साहब, भगवान लाल शाहनी या वीरेंद्र कुमार खटिक। तो अर्जुन मुंडा जी जो है ये आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा जी। इन्हीं के द्वारा इस आपके आयोजन का जो है उद्घाटन किया गया। क्या आयोजन का नाम है, मंथन आयोजन का नाम है। कहां पे, तो पालघर में आपका ये आयोजन का उद्घाटन किया गया। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल संविधान का 338 का यानी ए और आर्टिकल संविधान का 338 बी किन चीजों से संबंधित है। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये क्या क्या किस चीज से रिलेटेड आपकी ये चीजें आपको देखने को। यूनियन टेरिटरी और स्टेट इस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट इको पार्क। तो भारत की कौन सी आपकी संघ शासित प्रदेश या कौन सा राज्य जो है जिसने फर्स्ट इको पार्क जो है आपका बनाया है, तो दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र या केरला। तो सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आपका किसके साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है और इसके तहत फर्स्ट इको पार्क आपका बनाया गया है। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली क्या है, तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो इस आपकी विश्वविद्यालय के साथ आपका क्या किया गया है, आपके टेक्निकल विद्यालय के साथ क्या किया गया है, आपके दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ज्ञापन साइन किया है और क्या बनाया है, भारत का पहला इको पार्क जो है बनाया हुआ है। कहां पे बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना है, होलंबी कलां। कहां पे बनाया है, तो होलंबी कला में जो है आपका ये निर्माण हुआ है, होलंबी कला में जो है इसका निर्माण किया गया है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
विजय कुमार सक्सेना आपके कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे दिल्ली के। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट रॉकेट फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटेड इंजन्स। तो अभी तक 3D प्रिंटेड इंजन्स नहीं आ रहे थे आपके रॉकेट लॉन्चिंग की फैसिलिटी में, रॉकेट लॉन्चर की फैसिलिटी में 3D इंजन नहीं आ रहे थे, 3D प्रिंटेड इंजन नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, 3D प्रिंटेड इंजन तो आने लगे हैं रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, लेकिन अभी 3D प्रिंटेड इंजन को एक ही बार यूज किया जा सकता है, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। इस पे भी कुछ स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। तो आइएगा क्वेश्चन पे वापस लौट के कि किस इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ने जो है आपका फर्स्ट फैसिलिटी रॉकेट फॉर 3D प्रिंटेड इंजन्स जो है लॉन्च किया है। तो ध्रुवा स्पेस, अग्निकुल, सेट श्योर, स्पार्टा या पिक्सेल। पिक्सेल का यहां पे हो जाएगा डबल एक्स, है ना, पिक्सेल। ये आपके चार क्या हैं, ये आपके चारों के चारों स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। क्या हैं? स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? स्पेस टेक स्टार्टअप है। ये जो है आपके चारों के चारों स्पेस टेक स्टार्टअप है। अग्निकुल द्वारा जो है 3D प्रिंटेड इंजन्स जो है लॉन्च किए गए हैं। भारत के पहले रॉकेट फैसिलिटी इंजन्स जो है आपके लॉन्च किए गए हैं 3D प्रिंटेड, जो कि अग्निकुल जो है आपका प्राइवेट जो सेटअप है, यानी स्पेस क्या है आपका स्पेस टेक स्टार्टअप। यहां पे समझना मेरी बात को, एक पहले आपका जो स्पेस में काम करता था वो हमेशा इसरो किया करता था, इसरो ही सारे स्पेस को देखा करता था। लेकिन आज क्या हुआ है कि इसरो ने कुछ चीजों को जो है प्राइवेटली ऑन कर दिया है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी जो है स्पेस के लिए भारत में काम कर सकेंगी। तो जैसे ही ये किया गया वैसे ही बहुत सारी स्पेस टेक स्टार्टअप भारत में जो है आपकी स्टेब्लिश हो गई हैं, बन गई हैं, उनकी स्थापना हो चुकी है। ध्रुवा स्पेस भी आपकी स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है, प्राइवेट है। अग्निकुल भी है, सेट श्योर, स्पार्टा भी है और पिक्सल भी है। बहुत सारी आपकी स्पेस की प्राइवेट एजेंसीज बन चुकी हैं जो कि स्पेस के लिए काम करती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मुख्य रूप से किसकी, इसरो की, तो वही स्पेस के लिए अभी तक काम करता आया है। लेकिन अब इन्होंने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अग्निकुल कहां पे आपकी स्थापित है, यानी अग्निकुल कहां पे आपको देखने को मिलेगी ये कंपनी, तो चेन्नई में आपका ये स्टार्टअप आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे इसरो, अगर आपको इसरो के बारे में जानना है तो इसरो हमें कहां देखने को मिलता है, तो बेंगलुरु में हमें क्या देखने को मिल जाता है, आपका इसरो हमें देखने को बेंगलुरु में मिल जाता है। यानी इसरो के हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे देखने को मिलते हैं, बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। इसरो की स्थापना किसने की थी, तो विक्रम साराभाई साहब ने जो है आपकी इसरो की क्या की थी, विक्रम साराभाई ने जो है क्या की थी, इसरो की आपकी स्थापना की हुई थी। और पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की जो है आपकी स्थापना हो गई है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी के साथ आज हम लोगों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स था, उसका सारा का सारा रिवीजन, सारा के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं कल, आपके सामने हाजिर होते हैं, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स को लेके आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।